जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 1 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 176। तो हाल ही में दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक या इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसमें 177 देश शामिल किए गए थे और इसमें देशों का जो अध्ययन किया गया है वो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता, वायु और जल की गुणवत्ता, जैव विविधता संरक्षण, इन सभी को लेकर के किसी भी देश का अध्ययन किया गया है। उसके बाद ये रैंकिंग जारी की गई है। तो भारत की जो रैंक है वो है 176। तो 177 देशों में भारत 176वें स्थान पर है। भारत का जो स्कोर है वो है 22.46। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो इसमें एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम टॉप 3 हैं और इसमें जो अंतिम पायदान पर स्थित देश हैं उनमें भारत है 176वें स्थान पर और भारत के बाद लाओस है 177वें स्थान पर। यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो सबसे कम है, यानी कि 176वें नंबर पर है। उसके बाद केवल एक देश है जिसका नाम है लाओस। अभी कुछ समय पहले हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी किया गया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो जारी किया गया है जुलाई में, उसको हैनेली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक 81 है। फरवरी में जो यही हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक 75 थी। और दोस्तों टॉप 3 कंट्री कौन है इसमें? तो सिंगापुर पहले नंबर पर है, दूसरे स्थान पर जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। ठीक है, तो अभी ये जो जुलाई का आंकड़ा पेश किया गया है इसमें भारत 81वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। इसके कारण 14,000 से अधिक नए रोजगार उत्पन्न होंगे। अब ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है इसमें क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो 5G उपकरण हैं वो बनेंगे, 6G उपकरण बनेंगे और ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर और नेटवर्किंग के जो उपकरण हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे और ये एक ही स्थान पर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कुछ प्रथम घटनाएं देखते हैं। तो भारत का पहला उत्तर भारत का पहला कांच का पुल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये रोपड़ पंजाब में। सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? महाराष्ट्र। भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है केई पन्योर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश इंडिया बना है। भारत का पहला LPG ATM गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। 8वें पे कमीशन को गठित करने वाला पहला स्टेट कौन है? असम। और यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंको बारेसी किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली के प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रैंको बारेसी का हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों ऑप्शन में स्पेन भी है, तो स्पेन के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो हाल ही में जो 2026 का फीफा विश्व कप हुआ है उसको किसने जीता है? स्पेन ने जीता है और स्पेन ने ये विश्व कप दूसरी बार जीता है। इससे पहले उसने 2010 में जीता था और अब 2026 में जीता है। ठीक है, स्पेन ने किसको हरा करके फीफा विश्व कप 2026 जीता है? तो ये अर्जेंटीना को हरा करके जीता है।
दोस्तों बात करते हैं प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रैंको बारेसी का। तो इनका जो देश है वो कौन है? इटली। यानी ये इटली के लिए खेलते रहे हैं फुटबॉल और 31 जुलाई को इनका निधन हुआ है। और इनका जो फुटबॉल क्लब था वो था FC मिलान और इन्होंने 81 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। और 1982 में जो इटली ने विश्व कप जीता था उस टीम का ये हिस्सा थे। और जो फुटबॉल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर माने जाते रहे हैं कौन? फ्रैंको बारेसी। हाल ही में कुछ इम्पोर्टेंट निधन हुए हैं, जैसे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा जी का निधन हुआ है, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक विजया मेहता का, और प्रख्यात फोटो पत्रकार रघु राय का, और बीकाजी के चेयरमैन शिव रत्न अग्रवाल का, और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी का निधन हुआ है। इन्हें पद्म विभूषण 2008 में मिला था। कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हुआ है। सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर CD गोपीनाथ का, और प्रसिद्ध शूटर जसपाल राणा का हाल ही में निधन हुआ है। जसपाल राणा कौन थे दोस्तों? जो भारत की प्रसिद्ध शूटर हैं मनु भाकर, उनके ये कोच थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NGJ गंगटे को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो NGJ गंगटे हैं वो मैक्सिको में भारत के राजदूत बने हैं और उन्होंने पंकज शर्मा का स्थान लिया है और वह 1994 बैच के IFS ऑफिसर हैं। दोस्तों एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या अंतर होता है इसको देखते हैं। तो आपने कई बार ये शब्द सुने होंगे, कहीं पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, कहीं पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो चलिए इनमें अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्बेसडर की या राजदूत की। तो किसी देश के द्वारा दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सर्वोच्च राजनयिक होता है वो एम्बेसडर कहलाता है। जैसे भारत ने अभी मैक्सिको में अपने राजदूत नियुक्त किए हैं, किसे? NGJ गंगटे को। ठीक है। हाई कमिश्नर क्या होता है? होता एम्बेसडर ही हो, लेकिन जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं या कॉमनवेल्थ जो कंट्री होती हैं उनमें अगर कोई राजदूत नियुक्त किया जाता है तो उसे हाई कमिश्नर बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ देशों में शामिल है। तो अगर भारत का जो राजदूत है वो पाकिस्तान में नियुक्त किया जाएगा तो उसे हाई कमिश्नर बोला जाएगा, ठीक है, या उच्चायुक्त बोला जाएगा। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है और मैक्सिकन पैसो इसकी करेंसी है। स्पेनिश भाषा यहाँ पर बोली जाती है और राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शैनबाउम। पड़ोसी देश हैं इसके अमेरिका, ग्वाटेमाला और बेलीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स है और ये है बेलीज और ये है ग्वाटेमाला और यहाँ पर स्थित है मैक्सिको। देखिए यहाँ पर एक और दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदला है और इसे अमेरिका की खाड़ी नाम दिया है। ठीक है। यानी कि गल्फ ऑफ अमेरिका ये नाम दिया है किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने। हाल ही में कुछ राजदूत नियुक्त हुए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो अनीता शुक्ला को इक्वाडोर का राजदूत बनाया गया है, पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड का, और मुआन पुई सायाबी को न्यूजीलैंड का, और दिनेश के पटनायक कनाडा में, और एलियावती लोंग कुमार उत्तर कोरिया में। यहाँ पर आपको बदलना है, उत्तर कोरिया में अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये गुजरात के दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला को मिला है। तो दोस्तों देश का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट कौन बना है? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला। और ये पुरस्कार प्रदान किया गया है इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में। और किस श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड में। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण की बात करें तो इसे पहले कांडला पोर्ट ट्रस्ट बोला जाता था। 2021 में इसका नाम बदला गया, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण किया गया और यह कांडला
कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखते हैं तो फील्ड्स मेडल 2026 हांग वोंग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब सिमरमैन को मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 अजीत डोभाल जी को, करियर पार्डो पुरस्कार जेम्स ग्रे को और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरामुथु को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को और विनटांग आदिपूर्णा अवार्ड पीएम मोदी को मिला है। इंडोनेशिया में वेटलिफ्ट पुरस्कार परवीन शेख और डॉक्टर वर्खा सुब्बा को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर किस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? तो इन्होंने 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो लवप्रीत सिंह और सीमा कली रामना ने मेडल जीते हैं। तो लवप्रीत सिंह ने 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है सीमा कली रामना ने। ठीक है, तो इन्होंने महिला डिस्कस थ्रो में ये मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2026 में इनका आयोजन ग्लासगो में किया जा रहा है, स्कॉटलैंड में। इनकी शुरुआत 1930 में हुई थी हैमिल्टन कनाडा से। इसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था। हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 2022 में इनका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 2030 में अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इसको आप ज़रूर नोट करें। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसको हमने डिस्कस किया था, जो अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाने हैं उसमें योगा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, फबारा यूपीआई सीमा पार भुगतान सेवा किन 2 देशों के बीच शुरू हुई है? इसमें भी स्टार करें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच में फबारा यूपीआई सीमा पार भुगतान सेवा शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ाया जाए, उसको आसान किया जाए। तो इसमें क्या होगा कि मालदीव के जो नागरिक हैं वो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सीधे भारत में यूपीआई खातों में पैसे भेज सकते हैं। यानी कि मालदीव से यूपीआई के माध्यम से भारत में पैसा भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये सुविधा हाल ही में शुरू हुई है भारत और मालदीव के बीच में। 30 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई है। मालदीव की बात अगर हम करें तो इसकी जो राजधानी है वो है माले। मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो रूफिया है, जिसे साधारण भाषा में रुपया बोला जाता है। ठीक है, तो मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है और ये दक्षिण एशिया में स्थित कंट्री है। ये इंडिया है और यहाँ पर दोस्तों ये द्वीपों का एक समूह है जिसे मालदीव बोला जाता है। 1965 में यूनाइटेड किंगडम से इसे स्वतंत्रता मिली थी। औसत ऊंचाई इसकी समुद्र तल से केवल 1.5 मीटर है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है और इसका क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 23 धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख ने हाल ही में 23 धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। तो संरक्षित स्मारक का मतलब है ये कि इन स्थानों को संरक्षित किया जाएगा, इन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे स्थल हैं जिनको देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें सारनोस का शैल चित्र स्थल है और से में मैत्रेय बुद्ध की शिला नक्काशी है और टिंग मोस गंग किला है और ससपोल की प्राचीन गुफाएं हैं और स्टोन गिडे गोम्पा है और सुमूर किला है। ठीक है, तो ये सारे जो धरोहर स्थल हैं इनको हाल ही में कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है लद्दाख में। लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। लेह और कारगिल इसकी राजधानी है। एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना। यहाँ पर 7 जिले हो गए हैं अब। यहाँ पर प्रमुख झीलें हैं पैगोंग सो और सो मोरेरी। जोजिला दर्रा, खारदुंगला, चांगला और काराकोरम दर्रा ये सभी लद्दाख में हैं। पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है इसकी और हिमाचल प्रदेश से।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान से लगती है। लोसार उत्सव और हेमेस सेचू और स्पुतिक गस्टर और सिंधु दर्शन, ये सारे त्यौहार लद्दाख में मनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बना था। 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका सशस्त्र सीमा बल। तो दोस्तों, हाल ही में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया है और 23 जुलाई से 30 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ है। इसका ओवरऑल चैंपियन सशस्त्र सीमा बल बना है। दूसरा स्थान CISF, तीसरा स्थान ITBP को मिला है। इसमें जूडो, कराटे, बुसु, ताइक्वांडो ये सभी खेल शामिल किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ जो दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है वो कौन है? आंसर हो जाएगा निपुण। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना को दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण हाल ही में मिला है और इसकी विशेषता यह है कि भारतीय नौसेना का यह दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है और इसको बनाया किसने है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। और इसका जो हस्तांतरण किया गया है वो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किया गया है, यानी भारतीय नौसेना को ये सौंपा गया है। इसमें 75% सामग्री स्वदेशी है। अब यहाँ पर बात आई है डाइविंग सपोर्ट वेसल की, तो ये क्या होता है? तो गहरे समुद्र में डाइविंग, खोज या बचाव कार्य या पनडुब्बी सहायता या समुद्र के भीतर तकनीकी कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जा करके आप बहुत सारे कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक भी आप ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जा करके आप ये सभी टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जा करके मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हाल ही में दिल्ली लक्ष्मी योजना को किसने मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार ने। किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? अजिंक्य रहाणे। किस देश के पहले हाल ही में देश के पहले सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ है। और प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? ऋषभ शेट्टी को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पैरा एथलेटिक्स पुरुष 100 मीटर T47 स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है? दिलीप महादुगावित ने। हाल ही में चर्चा में रहा युद्धपोत मछलीपट्टनम किस श्रेणी का पोत है? माहे श्रेणी। मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? प्रसूचि पांडा ने। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार संरचनात्मक एवं प्रतिस्पर्धा समर्थक सुधारों में भारत की वैश्विक रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? 57। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अजिंक्य रहाणे। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल।